हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास शीट फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग के लिए यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है स्टेट एग्जाम 2022-23 में। और यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप लोग करके इसका पूरे कंसेप्ट को तैयारी करना है। बार बार हम कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, हम अपने अनुभव से कह रहे हैं क्योंकि हम इसी तरह से इसी तरीके को अपना करके हमने 2 बार सीटेट को क्रैक किया है और आप लोग के लिए कह रहे हैं ताकि आपको भी मदद मिले और आपका भी हेल्प हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हम सीडीपी का क्वेश्चन जो 4 जनवरी 2021-22 पे ऑनलाइन पेपर हुआ था उसी को हम कर रहे हैं। ओके, देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पद्धति या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव पूछा जा रहा है। जब भी नेगेटिव पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव आंसर देंगे। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन सही हो जाएगी, ये तो पॉजिटिव है। अब छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षण, ये भी सही है। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार लाना है, ये भी सही है। ओके है। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीति, जहाँ पर भी कठोर या फिर परीक्षा है उसको हम नेगेटिव मानेंगे और नेगेटिव है तो हमारा आंसर सही है क्योंकि नेगेटिव ही पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन 25 और ये भी रीजनिंग, ये लगाकर 4 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग बेस आया है। तो समझने की आप लोग कोशिश करें। और एक बात और है कि आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग दोनों को सही मान करके, या जो ए और बी, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है एक ही, तो उसको हम टिक लगाएंगे क्योंकि ये ट्रिकी मेथड में आया है। लेकिन आप लोग को समझ करके आंसर देने में बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को, पहले देखेंगे किस तरह से बोल रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके हिसाब से ये नीचे वाला भी बोल रहा है कि नहीं। अगर नहीं बोल रहा है तो उसको हम अलग मानेंगे, अगर सही बोल रहा है तो हम यही टिक कर देंगे। अगर नहीं समझ में आए तो भी हम इसको टिक करेंगे और समझ में आए तो दूसरा तीसरा पर जो भी हो उसको हम बताकर टिक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभिकथन है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। तो कैसे जोड़ना चाहिए, यहाँ पर जो तर्क है दैनिक जीवन से जुड़ना चाहिए, सही है। ये तर्क क्यों क्या कर रहा है कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, ये भी सही कह रहा है, दोनों सही है। और आर सही व्याख्या भी कर रहा है एक ही। ओके, 26 आ गया क्वेश्चन हमारा, सीडीपी का है जो 4 जनवरी का है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का मूल्यांकन स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखेंगे खुद से जो मूल्यांकन कर पाए और जांच कर ले रहा है उसको हम क्या कहेंगे, विस्मरण कहेंगे कि याद कर लिया है, नहीं, इसको नेगेटिव मानेंगे। अनुकृति कहेंगे, ये भी गलत है, नेगेटिव में आ जाएगा। रट कर याद किया है, ये भी नेगेटिव है। अधिसंज्ञान, क्योंकि वो अपने कंसेप्ट से वो समझा है, सीखा है, तो भी वो अपने पूर्ण विश्वास के साथ वो सोल्व कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन के आंसर 3 ही सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमको सीटेट के, जैसे कि मान लीजिए हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, तो हमको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम क्रैक कर पाएंगे। और कितना मेहनत करें वो आप पर डिपेंड करता है और कितना मेहनत करें हम पर डिपेंड करता है। तो हम किस तरह से पढ़े, किस तरह से यहाँ पर एनालिसिस करें, किस तरह से क्वेश्चन लेकर आए, तो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही अपने अनुभव द्वारा आप लोग को देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट बनेगा ही और थ्योरी क्लास इतना अच्छा से करा दिया जाएगा, उसके बाद सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर पेडागोजी या फिर कंटेंट चला दिया जाएगा ताकि आप लोग का जितना भी यहाँ पर कंसेप्ट बनकर तैयार हो जाए और आप लोग एग्जाम के लिए पूरी तैयारी हो जाए। तो आगे क्वेश्चन हमारा, बच्चों के भ्रांतियां होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए, डैश है या डैश है, कैसा है, असामान्य या प्रारूपिक या फिर प्राकृतिक होता है। जो बच्चे का भ्रांतियां या गलतियां होता है वो प्राकृतिक होता है क्योंकि बच्चे जब तक गलतियां नहीं करेगा तब तक सीख नहीं पाएगा। ओके, तो हम प्राकृतिक को आंसर लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन हमारा 28,
28 में क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, वह क्या है, उसको अधिगम में असहायता महसूस हो रहा है। क्या हो रहा है, सीखने में बेहतर उत्साह दिखाएगा नहीं। जब उसको सहायता चाहिए महसूस हो रहा है तो कहाँ से उत्साह दिखाएगा। महारत उन्मुख लक्ष्य पर ध्यान देना, या फिर प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य पर ध्यान दे रहा है, या फिर शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। यहाँ पर देखेंगे प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य पर ध्यान देना। लो सॉरी सर गाइज, शैक्षणिक गतिविधियों को अलगाव रखेगा, क्योंकि इसको शैक्षिक गतिविधियां जब चल रहा है उसके साथ, तो उसको न जो समझ में नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को एक साइड में रखेगा, और लास्ट में या फिर जब चल रहा है मैम या सर बातें कर रहे हैं उस विषय पर, तो वो अपने आप से वो क्वेश्चन को, डाउट को जो है वो बोलेगा, और टीचर क्या करेगा तो उसको सोल्व कर देगा। इसी तरह से ये हमारा मूल्यांकन चलते रहता है। इसी को सतत और बैकअप मूल्यांकन भी कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, जो आंतरिक खुद से अंदर से किसी बिना किसी के सहयोग द्वारा जो प्रोत्साहन हो रहा है, जो हमको यहाँ से अंदर से फीलिंग जो आ रही है कि हम सीटेट क्रैक कर लेंगे तो हमारा शादी हो जाएगा, अच्छा परिवार होगा, अच्छा फैमिली होगा, हमको गाड़ी मिलेगा, हमको अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छा हस्बैंड मिलेगा। इस तरह से जो होता है खुद से प्रेरित हो रही है, ना कि किसी के कहने पर। या फिर निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा है, तो रुचि के कारण कोई एक नई भाषा सीखना, या फिर नकद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, इनाम जीतने के लिए कर रहे हैं नहीं, पुरस्कार जीतने के लिए नहीं, माता पिता की प्रशंसा करने के लिए नहीं, ये सब बाहरी प्रेरणा में आ जाएगा। जो रुचि होए, खुद के रुचि, आंतरिक प्रेरणा, उसके कारण नई भाषा का सीख ले रहा है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि हमको भाषा सीखना है, अंग्रेजी सीखना है, या फिर हिंदी सीखना है, या फिर मलयालम सीखना है, तो हम कैसे सीखेंगे, ट्यूशन कोचिंग करके नहीं, हम उस परिवेश में जाएंगे, परिवेश में जाकर के हम उस परिवेश को, हम वहाँ के वेशभूषा और वातावरण को, वहाँ के बच्चे के जो भी बातचीत है उसको हम पहले सुनेंगे, उसके बाद क्या कहना चाह रहा है उसके अनुसार वो बोलेगा, उसको हम एनालाइज करके हम भी वो बोलना चाहेंगे, और खुद से करेंगे तभी वो सीख पाएंगे। और कोई कहेगा सीख लो सीख लो सीख लो, ऐसा होगा ये होगा होगा, नहीं हो पाएगा। जब तक खुद से नहीं प्रेरित होगा तब तक ये सीखने में अक्षम ही रहेगा, और यही हमारा सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा और लास्ट हमारा क्वेश्चन है 30, जो CTP का है। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। तो यहाँ पर देखेंगे पर्यावरणीय कारक रवैया होता है नहीं, प्रेरणा होता है नहीं, व्यक्तित्व लक्षण, या फिर विद्यालय। यहाँ पर विद्यालय जो होता है पर्यावरणीय कारण हो सकता है अधिगम के लिए, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय में बच्चे को सभी तरह के यहाँ पर अधिगम सिखाया जाता है, सभी विषय के सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर सिखाया जाता है। ओके, हमारा जो विद्यालय जो वातावरण है वही हमारा प्रभावित करता है अधिगम को। अधिगम हमारा घर में क्या होता है, पहला प्राथमिक एजेंसी होता है, लेकिन परिवार में क्या होता है कि सभी को बच्चे देखता है कि ये मम्मी है, पापा है, दादा है या दादी है, उसके हिसाब से घर में जो बातचीत होता है, कौन है क्या है, उतना ही तक सीमित रहता है बच्चे। लेकिन इस घर से बाहर जाता है, स्कूल में जब जाता है, तो वहाँ पर सभी तरह के वातावरण उसको मिलने लगता है, और इस टीचर और पेरेंट्स के सभी के सहयोग से यहाँ पर बच्चे अच्छे से अधिगम कर लेता है। ओके, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, और मेरा मेहनत है तो आप लोग का दायित्व बनता है कि कुछ हम आप लोग मेरे लिए भी कुछ करें। और मेरे लिए क्या करेंगे कि एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेट मिले, ताकि हम भी अच्छे से आप लोग के साथ जुड़े रहें, मन लगने लगे। ओके, तभी तो हम आपको वीडियो देंगे। ओके ओके, बाय, गुड बाय आप लोग को, और क्लास देखने के लिए थैंक यू।